डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट पार्ट टू। पार्ट टू आपको तभी समझ में आएगा जब पार्ट वन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, यदि आपने मेजरमेंट पार्ट वन नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप मेजरमेंट पार्ट वन देखिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, CGS, MKS, SI यूनिट क्या होती हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। हम लोग मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती हैं। ठीक है ना। डायमेंशंस फार्मूला क्या होते हैं, एसआई यूनिट कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले शॉर्ट में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि डायमेंशनल फार्मूला होते क्या हैं। किसी भी फार्मूले को एम, एल, टी या अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। एम यानी मास, एल यानी लेंथ और टी यानी टाइम। ठीक है, आपको एक लर्न भी करवाए थे। आपको कम से कम फोर्स का डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट लर्न करना है। एफ इक्वल टू होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, या एम वन एल वन टी माइनस टू। और इसको लिखने का सही तरीका है, इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग डायमेंशनल फार्मूलों के कुछ एप्लीकेशन देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, टू फाइंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या देखा था हमने, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। अब इसका थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए, यदि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, फोर्स की ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट ऐसा यूनिट ऑफ वर्क और एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क इनटू सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है ना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में या एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं और ये फार्मूला आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। ये फार्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 पावर A, L1 ओवर L2 पावर B और T1 ओवर T2 टू दी पावर C। ठीक है, इस तरह के फार्मूले से हम लोग 11th क्लास में तो ये करेंगे, लेकिन कंपटीशन के लिए इस तरह का यूज नहीं करेंगे। इससे आपको टाइम टेकन थोड़ा जाना होगा। ठीक है ना, तो ये 11th क्लास के हिसाब से ठीक है इस तरह का यूज करना। मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहूंगा कि कौन सा पोर्शन प्योर 11th क्लास के लिए है और कौन कौन से पोर्शन आपको नीट और आईआईटी के लिए जाना इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को समझना यदि हम एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप सीधा एक क्वेश्चन लिखिए और उसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, F इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। ठीक है, या M1 L1 T माइनस टू। अब आप इसमें देखिए, M की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू है माइनस टू। तो जहां भी A, B और C लिखे हैं, आप इनकी जगह क्या लिखेंगे, M की पावर, L की पावर और T की पावर। ठीक है, तो A की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 1, L की वैल्यू भी रखते हैं 1 और T की वैल्यू रखते हैं, T की पावर रखते हैं, यहाँ पे C की वैल्यू रखते हैं माइनस टू। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि A, B और C की जगह क्या पुट करना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पर N1, M1, L1, T1। ठीक है, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे सब में 1 लिखा है और 1 को आप मान लीजिएगा MKS यूनिट
या एसआई यूनिट, ठीक है ना। तो जितने भी वन है वो सब हो गई एसआई यूनिट, और जितने भी टू हैं वो सारे हैं सीजीएस यूनिट, N2 M2 L2 T2, ठीक है, ये सारे हैं सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। इतना हम लोग ले सकते हैं। अब आप ये देखिए N2 इक्वल टू N1, M1, वन कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, और M का मतलब होता है मास, मास की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। तो आपको ऊपर लिखना है 1 किलोग्राम ओवर M2, M2 आपको किस में लेना है, सीजीएस यूनिट में, और मास की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, 1 किलोग्राम ओवर 1 ग्राम टू दी पावर 1। L1, L1 की जगह आप क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ऊपर लिखना है 1 मीटर, नीचे होगा 1 सेंटीमीटर टू दी पावर 1। T1 और T2, ठीक है। टाइम किसी भी यूनिट में होता है सेकंड, एमकेएस में भी सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड, और एफपीएस में भी सेकंड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 सेकंड ओवर 1 सेकंड टू दी पावर -2, ठीक है। अब आप ये देखिए N2 इक्वल टू N1, 1 किलोग्राम नीचे है 1 ग्राम, किलोग्राम से ग्राम तो कटेगा नहीं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं हमें मालूम है, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, पावर है 1, ऊपर है 1 मीटर, नीचे है 1 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर टू दी पावर 1, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 टू दी पावर -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। इससे N2 इक्वल टू क्या आएगा, N1 1000 टू दी पावर 1, 100 टू दी पावर 1, 1 टू दी पावर -2, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू N1 N2, यहाँ से आ जाएगा 1000 इंटू 100, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही आएगा, तो आ जाएगा 10 टू दी पावर 5, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आप देखिए इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इफ N1 इक्वल टू 1, यदि N1 की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 10 टू दी पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 SI यूनिट इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 SI यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। और आप ये देखिए फोर्स की SI यूनिट का स्पेसिफिक नेम क्या होता है, न्यूटन, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5, और फोर्स की CGS यूनिट को बोलते हैं डायन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डायन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये इनके रिलेशन आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ वर्क एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क की SI यूनिट और CGS यूनिट में हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका हमारा वही होगा, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, N2 इक्वल टू N1, M1 ओवर M2 टू दी पावर A, L1 ओवर L2 पावर B, T1 ओवर T2 पावर C, ठीक है। अब ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, और हमें मालूम है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है M L2 T -2, ठीक है। M की पावर है 1, L की पावर है 2 और T की पावर है -2। तो आप इसमें ए बी और सी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 एंड -2, 1 2 एंड -2। फिर से वही काम करते हैं, जितने भी 1 हैं वो सारे 1 हो गए SI यूनिट, और जितने भी 2 हैं वो सारे 2 हो जाएंगे
CGS यूनिट, ठीक है। अब आप ये देखिए N2 इक्वल टू N1, M1 को हमें लिखना है 1 किलोग्राम ओवर 1 ग्राम टू दी पावर 1, L1 ओवर L2, L1 को लिखना है 1 मीटर क्योंकि ऐसा यूनिट है, L2 लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और पावर क्या हो जाएगी 2, T1 को क्या लिखेंगे 1 सेकेंड, T2 को भी लिखेंगे 1 सेकेंड, पावर हो जाएगी -2, ठीक है। अब आप ये देखिए N2 इक्वल टू N1, 1 किलोग्राम ओवर 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000 टू दी पावर 1, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 टू दी पावर 2 और यहाँ से आएगा 1 की पावर -2, ठीक है। तो इससे सॉल्व करने पर क्या आएगा N2 इक्वल टू N1 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ से 1 और यहाँ से 4, तो 10 टू दी पावर हो जाएगा 7, ठीक है। फिर वही काम करना है, इफ N1 इक्वल टू 1 देन N2 इक्वल टू 10 टू दी पावर 7, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ 1 SI यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 CGS यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। और वर्क की SI यूनिट का स्पेसिफिक नेम क्या होता है, इसकी SI यूनिट का नेम है जूल, तो 1 जूल इक्वल टू CGS यूनिट का नेम क्या है अर्ग, तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये दोनों का के बाद इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन, ठीक है ना। तो आप इसको भी एग्जाम्पल से देखिए तो जाना क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल करेक्टनेस का प्रिंसिपल समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, आप मार्केट गए और मार्केट से कुछ मैंगो लेके आए, ठीक है ना। मान लो आप ये 3 मैंगो मार्केट से लेके आ रहे थे और रास्ते में चलते चलते आपके दोनों एप्पल गिर जाते हैं, तो क्या बचेगा। तो आप लोग कहेंगे सर जब मैंगो लेके आ रहे थे तो एप्पल कैसे गिरेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पूछा आप 3 मैंगो लेके आ रहे थे और रास्ते में 2 एप्पल आपके गिर गए, ठीक है, तो क्या बचेगा, ठीक है। तो आप कहोगे ये क्वेश्चन किस टाइप का है, क्यों, जब आप मैंगो लेके आएंगे तो एप्पल कैसे गिरेंगे, अगर आप मैंगो लेके आएंगे तो मैंगो ही गिरेंगे, ठीक है ना, या मैंगो में से मैंगो ही माइनस कर सकते हैं, मैंगो में से एप्पल माइनस नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वांटिटी एक ही डायमेंशन की होती हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 मैंगोज हमारे पास थे, इसमें से 2 मैंगोज गिर जाएंगे तो कितना बचेगा 1 मैंगो, और अगर 3 मैंगोज हमारे पास थे और 2 हमें रास्ते में पड़े हुए मिल गए तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 मैंगोज, ठीक है ना। ये इसका प्रिंसिपल है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेम यूनिट वाली क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं 5 किलोग्राम प्लस 2 मीटर, ठीक है, तो क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किलोग्राम में किलोग्राम ऐड होगा, 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इक्वल टू 7 किलोग्राम। तो डायमेंशनल करेक्टनेस का फार्मूला क्या हुआ, या क्या मतलब हुआ, किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड करने से किलोग्राम आता है और किलोग्राम में से किलोग्राम सब्ट्रैक्ट करने से किलोग्राम आएगा। यहाँ नंबर जो 5, 2 और 3 है, इन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें देखना है इसकी यूनिट क्या है, ठीक है ना। किलोग्राम में से किलोग्राम माइनस होगा या प्लस होगा, सेकंड में सेकंड ही प्लस या माइनस होगा, एक दूसरे क्वांटिटी को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, ये इसका प्रिंसिपल होगा,
ठीक है। अब आइए सीधे न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये सबने पढ़ी होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इस इक्वेशन को चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम है m0 l1 t-1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं RHS, राइट हैंड साइड, इसमें u प्लस ए टी है, तो सभी की लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। u का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t-1, क्योंकि u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t-2, और t है टाइम, इसका डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t1, ठीक है। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, u प्लस ए टी, यू का डायमेंशन फार्मूला रखिए m0, a का डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t-2, और t का डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t1, ठीक है। अब आप ये देखिए m0 l1 t-1 प्लस यहाँ पर m की टोटल पावर करते हैं m0 l1 t-1, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2 m0 l1 t-1, ठीक है ना। और 2 यहाँ पर क्या है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, 2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा, 2 को हम हटा सकते हैं। तो RHS का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0 l1 t-1, और LHS में कितना आया था m0 t1 l1 t-1, RHS और LHS दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी, ठीक है ना। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एक इक्वेशन और देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें मालूम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखिए LHS में क्या है, s का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0 l1 t0। RHS में देखते हैं u का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0 l1 t-1, यह है इनिशियल वेलोसिटी। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, अभी सिंपलिसिटी के लिए हम लोग जो है वही रख रहे हैं, जीरो वाले टर्म नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो t यानी टाइम, टाइम को लिख सकते हैं t टू दी पावर 1, 1/2, 1/2 यहाँ पर कांस्टेंट है, नंबर है, नंबर को हमें कुछ नहीं करना, नंबर को हमें सीधे छोड़ देना है, ठीक है ना। नंबर को हम छोड़ देंगे, प्लस a कितना है, a का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, LT-2 और टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, m की टोटल पावर कितना होगी, m0, l की टोटल पावर होगी 1, और t की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 0, प्लस इसमें m नहीं है, m की पावर 0, l की टोटल पावर क्या होगी 1, और t की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 0। दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 2 m0 l1 t0, 2 नंबर है, नंबर जब भी आए नंबर को हमें छोड़ना है, तो LHS और RHS इस तरह से इक्वल आ जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह का। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, ठीक है। बहुत ही कॉमन इक्वेशन है जो आपको लगातार यूज होती रहेगी, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन जो पूछा जाए वो आपको इसी फार्मूले पर आए
यहाँ पे टी कहलाता है टाइम पीरियड, 2 पाई कांस्टेंट है, एल होती है लेंथ और जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले को हम लोग आगे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन और ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए, टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, टी यानी m0 L0 t टू दी पावर 1 इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे। एल क्या होता है, लेंथ, लेंथ को क्या लिखेंगे एल, एम कितना है 0, L1 T0, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला एक सा रहेगा, m0 L1 T-2 और इसका अंडर रूट। ठीक है ना, इससे क्या आ जाएगा m0 L0 T1 इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट के अंदर m0 L0 T टू दी पावर 2। ठीक है, इससे क्या होगा m0 L0 T1 इक्वल टू m0 L0 T स्क्वायर से बाहर निकल के आएगा T टू दी पावर 1। ये इक्वेशन भी करेक्ट है। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को पता लगा सकते हैं। एक इक्वेशन और गिवन है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है ना, F यहाँ पर फोर्स है, m है मास, v है वेलोसिटी और r है डिस्टेंस। ठीक है ना, तो सबसे पहले LHS में देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2 इक्वल टू, m का डायमेंशन फार्मूला m होगा v स्क्वायर lt-1, इसकी पावर होगी 2, r स्क्वायर इसकी जगह होगा l स्क्वायर। ठीक है ना, mlt-2 इक्वल टू m, यहाँ से आ जाएगा l स्क्वायर t टू दी पावर -2 ओवर l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, mlt-2 इक्वल टू ml0 t-2। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है LHS और RHS अलग अलग हैं, तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन गलत है। इसकी सही इक्वेशन क्या होती है, वैसे ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है m इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यदि आप इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो ये करेक्ट आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से कभी कभी हमें इस तरह की क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें ये चेक करना हो कि कोई भी इक्वेशन या गिवन इक्वेशन सही है या गलत है। इसके बाद मेजरमेंट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ और एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, इसको हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।